बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लॉ, उसका हमारा जो पहला टॉपिक है सिलेबस के हवाले से वो है ओरिजिन ऑफ लॉ, और उसके आगे उसका जो सब कंटेंट है, सब टॉपिक है, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ। तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ सकता है पेपर में, और इस पेपर के अंदर से 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जो कि हमारा पेपर पैटर्न हमें बताता है। तो हमें ये देखना है, सबसे पहले हम ओरिजिन और हिस्ट्री को थोड़ा सा समझेंगे। ओरिजिन से मुराद होता है वो टाइम जब किसी चीज़ का आगाज़ होता है, और उस टाइम से लेकर मौजूदा वक़्त तक आगे जितना भी वो प्रोसेस चलता है, वो चीज़ें चलती रहती हैं, उस सभी को हिस्ट्री कहा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है माअत। माअत मात इजिप्शियन गॉडेस है। इसको गॉडेस ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, बैलेंस कहा जाता है। जब भी मात का नाम आता है तो एक फ़ीमेल पेंटिंग जो है वो हमें देखने में मिलती है, जिसके सर के ऊपर एक ऑस्ट्रिच फीदर लगा होता है, शुतुरमुर्ग का पर होता है। तो ये मात हिस्ट्री में 3000 कबल अज़ मसीह 3000 बीसी से ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री जो हमें मिलती है, इसका ओरिजिन मिलता है, लॉ का ओरिजिन। कुछ लोग इसके बाद जो है सुमेरियन लॉ जो है उसको भी ओरिजिन कहते हैं। कोड ऑफ, इसके काफ़ी अर्सा बाद, तकरीबन 1200 साल बाद जाके कोड ऑफ हैमोराबी है, तो लोग उसको भी ओरिजिन कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हमें जो लॉ से रिलेटेड कानून वगैरह मिलते हैं, आप देखें कि माअत जो था, ये जो भी इजिप्ट का किंग होता था, वो जब अपना ओथ लेता था तो उसका तरीकाकार ये था कि वो माअत गॉडेस जो थी उनकी, फीमेल गॉडेस, वो इसकी एक मूर्ति या इसकी एक पेंटिंग जो है वो चढ़ाता था, जिसका मतलब ये होता था कि उनसे ये हेल्प मांग रहा है। और उनके ये जो माअत के उन्होंने लिखे हुए थे रूल्स, जो उन्होंने प्रिंसिपल लिखे हुए थे, वो आपके सामने हैं। द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ माअत आर, तो ट्रूथ। अब आप ये देखें कि 3000 कबल अज़ मसीह में भी वो मैं देख रहा हूँ उनको कि ये जो हमारे आज के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का लगता है कि जैसे ये सफ़र माअत से स्टार्ट होता है। तो अब ये देखें कि वहाँ पे भी जो पहला उनका प्रिंसिपल था 7 रूल्स में, 7 प्रिंसिपल्स में, वो ट्रूथ था, सच्चाई। और उसके बाद सेकंड जस्टिस। जस्टिस, वो माशरे में इंसाफ कायम करना चाहते थे, ठीक है। और उसके बाद हार्मनी, ताकि मुआशरा जो है, मुआशरे में हम आहंगी हो, मुआशरा एक यूनिट की तरह के काम करे, उनका जो सोसाइटी है वो एक यूनिट की तरह पे काम करे। ऐसे ना हो कि कुछ लोग जो अपर क्लास का और तरीकाकार हो, नीचे वाली क्लास का और हो, रिलीजियस लोगों का और हो, ठीक है। तो उन्होंने अपना वो इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था कि उसकी उनकी सोसाइटी में उनके जो लॉ थे, उनके जो रूल्स थे सोसाइटी में, वो आपस में हार्मनी पैदा करते थे। उसके बाद राइटियसनेस, सच्चाई। तो वो लोग जो थे इजिप्शियन, जो ये माअत से रिलेटेड थ्योरी पे जो लोग अमल कर रहे थे, इस कानून को जो मानते थे, वो सच्चाई पे बड़ा बिलीव करते थे। मसावात, बैलेंस, नंबर 5 पे बैलेंस। तो सोसाइटी में एक बैलेंस वो देखना चाहते थे। ऑर्डर, एक तरतीब थी उनकी, यानी कि कह रहे हैं कि उनकी जो सोसाइटी थी वो एक डिसिप्लिन में थी, ठीक है। उनमें तरतीब थी कि ये किंग हैं, ये लॉर्ड्स हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। और जब ऑर्डर होगा तो इसका मतलब है तरतीब होगी, तो सभी को, जिस तरह के वो बैलेंस की और ट्रूथ की, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सभी को उनके वो ऑर्डर के हिसाब से उनके अपने राइट्स भी होंगे, उनकी अपनी ड्यूटीज़ भी होंगी। उसके बाद आता है जी नंबर 7 पे रेसिप्रोसिटी, बाहमी तावन। तो रेसिप्रोसिटी से मुराद होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन करना, कि सोसाइटी में जो लोग हैं, जिस तरह के बार्टर सिस्टम अगर आप लोग समझते हों, चीज़ों का तबादला, तो ये माजी में ऐसे रहा है कि फ़र्ज़ किया एक बंदे के पास गंदम वाफर मिकदार में है, उसे चावल की ज़रूरत है, और दूसरे के पास चावल है और गंदम की ज़रूरत है, तो वो आपस में इंटरचेंज कर लेते थे कि मैं आपको गंदम दे देता हूँ, आप उसके बदले मुझे चावल दे दें। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, और ये इसी की एक मिसाल है, ये रेसिप्रोसिटी की ही एक मिसाल है, ठीक है। और रेसिप्रोसिटी फिर बिटवीन द कंट्री, अमंग द कंट्रीज़ भी, मतलब बहुत सारे मालिक के आपस में इस तरह माहदे होते थे, उनके भी मात
इजिप्शियन जो वहाँ पे किंग्स थे वो भी इसी तरह करते थे, क्योंकि ये उनका एक प्रिंसिपल था ना 7 प्रिंसिपल के अंदर। तो वो इसमें अपना दूसरे ममालिक के साथ जो थे अपनी तजारत भी इस तरीके से कर लेते थे। और प्रॉपर्टी उसमें ये था कि उन्होंने मलकियत का हक भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जब हम ओरिजिन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो माअत जो है यहाँ से लॉ ओरिजिन होता है 3000 BC, और इनके 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आज तक देखा जाए तो तकरीबन आज तक ये ग्राउंड बनते आ रहे हैं डिफरेंट लॉज की, डिफरेंट रूल्स वगैरह की। मात के बाद हमारे पास जो हमें थ्योरी मिलती है लॉ के ओरिजिन से रिलेटेड, वो है कोड ऑफ हैमोरबी। ठीक है, बेबीलोनियन लॉ भी से कहा जाते हैं। ये बेबलिया की वो जो रियासत थी उसके अंदर ये था। 1795 से 1750 BC इसकी हमें डेट मिलती है। तो इस लॉ के बारे में कहा गया है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी जो था उस पर बेस करता था, यानी कि जो वेल्दी लोग थे उनको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देते थे और पुअर्स को कम प्रोटेक्शन देते थे। तो ये इसमें मतलब बाइसनेस थी ना कोड ऑफ हैमोरबी में। इसमें मतलब ये जो सोसाइटी थी ये कोई बैलेंस सोसाइटी नहीं थी, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें मात की जो प्रिंसिपल्स थे। तो मात के प्रिंसिपल से ये एक अलग सोसाइटी थी। इसमें उस तरह का जस्टिस हार्मनी वगैरह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने एक अपनी हायरार्की बनाई हुई थी। और हायरार्की उनकी इस तरह थी कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा जो राइट्स थे, सबसे ज़्यादा वो जो वैल्यूएबल उनकी सोसाइटी में समझा था, वो नंबर 1 पे गॉड्स थे। उनके काफ़ी सारे गॉड्स थे। गॉड ऑफ लव था, गॉड ऑफ मनी था, गॉड ऑफ सिक्योरिटी था, गॉड ऑफ हर चीज़ का उनके गॉड था ना। गॉड ऑफ फूड था, गॉड ऑफ हर तरह के गॉड और गॉडेस भी थे उनके ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके जो लॉ में कोड ऑफ हैमोरबी में वो गॉड्स को थी। नंबर 2 पे किंग्स को, ज़्यादा प्रोटेक्शन वो किंग्स को देते थे। उसके बाद मेल नोबल्स को, फिर वाइव्स को, और फिर चिल्ड्रन को, फिर पुअर को, और आखिर में स्लेव्स को। तो ये हायरार्की भी बता रही है कि इनके यहाँ जो है वो इनकी सोसाइटी में कोई बैलेंस नहीं था। ये हमारा जो कोड ऑफ हैमोरबी है इसमें सोसाइटी जो थी वो वेल्थी और पावरफुल लोगों को ज़्यादा फेवरेबल सोसाइटी थी ये। अच्छा, इनके जो लॉ था, इन्होंने लॉ अपना, इसे कोड ऑफ हैमोरबी कहा जाता है। इन्होंने अपना जो है रिटन फॉर्म में लॉ बाकायदा तौर पर स्टोन्स के टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ था। तकरीबन 6 फीट ऊंचे इन्होंने वो बनाए हुए थे अपने तख्तियाँ वगैरह स्टोन की। तो उनके ऊपर ये लिखा हुआ था। ये 1901 में अमेरिकन ने अपनी रिसर्च के दौरान उनको ये मिला है, उन्होंने ये ढूंढा है। ठीक है। अच्छा, इसकी लीगल सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट रिटन कोड ऑफ लॉ। तो ये पहला कोड ऑफ लॉ है जो कि रिटन में है। ठीक है। और इसके आगे ये 2 चीज़ों पे बेस करता था, रेट्रीब्यूशन और रेस्टिट्यूशन। अब रेट्रीब्यूशन और रेस्टिट्यूशन को हम ज़रा समझ लें कि ये 2 टर्म्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। रेट्रीब्यूशन से मैंने लिखा हुआ है आई फॉर आई, यानी कि अदले का बदला, जिस तरह के खून का बदला खून। ठीक है ना। तो आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। ठीक है ना। तो इस यहाँ पे रेट्रीब्यूशन भी था कि एक बंदा जो किसी का नुकसान करता था तो अगला जो था वो भी उसका उसी तरह से अपना बदला उससे ले सकता था। ठीक है। रेट्रीब्यूशन सिस्टम था इनके इसके अंदर। और दूसरा रेस्टिट्यूशन था, यानी कि अगर एक बंदे ने या एक बंदे की गफलत की वजह से दूसरे का नुकसान हो जाता है तो उसे उसको पेमेंट अदा करना पड़ती है, उसे जुर्माना हो जाता था। आप ये कह लें कि एक बंदा है, उसने जनाब फ़र्ज़ किया उसने अपने खेतों को पानी लगाना था, तो पानी लगाते हुए उससे वो साथ वाले की फसल को भी नुकसान हो गया, उसकी फसल तबाह होगी, तो उसके लिए पे करना पड़ता था। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है मोज़ेक लॉ, जो मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड लॉ है 1250 BCE। तो इसको बिब्लिकल लॉ भी कहा जाता है बाइबल में, चूँकि ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें ये था कि ये पनिशमेंट पे ज़्यादा बेस करता है। ठीक है। और इससे पहले ऐसे भी होता था कि एक बंदे को, अगर एक पावरफुल आदमी को, जिस तरह के हम पीछे पढ़ के आए हैं कोड ऑफ हैमोरबी में, कि पावरफुल जो लोग थे उनको वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, उनका जो कोड ऑफ हैमोरबी था। तो वहाँ पे ऐसे भी होता था पहले मोज़ेक लॉ से पहले कि एक बंदे ने अगर फ़र्ज़ किया कोई मर्डर कर दिया है तो उसके से जब बदला लेने के लिए उसे मर्डर करना होता था तो उसे थोड़ा सा ये परमिट दे दिया जाता था कि वो अपने स्लेव को या अपने किसी भी
किसी को भी आगे करके उसका अपने से कमज़ोर का वो अपना जो उसके इख्तियार में होता था वो उसका मर्डर करवा देता था, और इस तरह उसका ये काउंट होता था कि ये उसके अदले का बदला हो गया है, तो जान के बदले जान में ये काउंट हो जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं था, मोज़िक लॉ में आके ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। और मोज़िक लॉ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि जैसा कि इसमें रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, मदर और पेरेंट्स जो है उसकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट इधर आ गया था कि वालदैन को इज़्ज़त दें। अच्छा, उसके बाद ये था कि ये केयर फॉर पुअर्स, ज़ाहिर सी बात है जब इससे पहले एक ताकतवर के बदले कमज़ोर को कत्ल कर दिया जाता था, तो वो लॉ इधर आके ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो पुअर्स हैं उनको भी थोड़ी सी केयर मिल गई थी, उनको भी थोड़ा सा उनको राइट्स मिल गए थे, कमज़ोर लोगों को, स्लेव्स को। अच्छा, उसके बाद ये है कि 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो बिब्लिकल लॉ के हवाले से या मोज़िक लॉ के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो 10 कमांडमेंट्स हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं आ सकता है, और वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10 कमांडमेंट्स। अच्छा जी, जब हम 10 कमांडमेंट्स की बात करते हैं, हिब्रू लॉ की या बिब्लिकल लॉ की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, गॉड और मैन, जिसको वो लॉ से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट 10 कमांडमेंट्स में समझा गया है। इसमें अब देखें कि रिलीजन को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी गई है ना। इससे पहले आपने देखा है कि हम कोड ऑफ हैमोराबी पढ़ के आए हैं, या उससे पहले हमने मात का कंसेप्ट पढ़ा है, मात यहाँ से लॉ ओरिजिन हुआ है, तो वहाँ पे गॉड्स और गॉडेस का बड़ा कंसेप्ट था। लेकिन इधर आके बाइबल में आके ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इधर क्या था, वर्शिप ओनली वन गॉड, डू नॉट मेक मोर देन वन गॉड, नोबडी विल मेक एनी अदर गॉड एक्सेप्ट वन गॉड। तो यहाँ पे आके वन गॉड का जो कंसेप्ट है वो मुतारफ़ हुआ है, और उसी ये कानून का हिस्सा था बाकायदा 10 कमांडमेंट्स में। अच्छा, नंबर 2, डू नॉट मेक आइडल्स, यानी कि बुतों को जो ख़त्म करने का काम था, बुतों की पूजा तो बाद का काम है, बुतों को बनाने का भी इसके में 10 कमांडमेंट्स में ये पाबंदी थी कि बुत कोई नहीं बना सकता। उसके बाद डू नॉट मिस यूज़ द नेम ऑफ गॉड, अब खुदा का नाम लेकर जिस तरह लोग कस्में उठाते हैं, ये वो चीज़ें थीं, तो उन चीज़ों को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जो खुदा का नाम है उसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। कीप द सब्बात हॉली। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास थी 4 चीज़ें गॉड से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी अपने मज़हब को, अपनी जो हॉली प्लेस है आपकी, जिस तरह हमारी मस्जिद है, उनका जो भी था, उनकी जो बुक्स थी, उनका जो कमांडमेंट्स थी, इनको हॉली रखना है, इसमें उन्होंने किसी तरह की मिलावट नहीं करनी, इनको ख़राब नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन से रिलेटेड जो 10 कमांडमेंट्स में कमांड्स थी, वो थी ऑनर यूर मदर एंड फादर, ऑनर फॉर पेरेंट्स हमने पीछे भी पढ़ा है। तो इधर आके मोज़िक लॉ में आके मदर और फादर को एक ख़ास रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मदर और फादर के जो हैं इज़्ज़त व एहतराम से रिलेटेड इनका जो रिश्ता है, इस पे प्रॉपर अहकाम, प्रॉपर उन्होंने कानून साजी की। अच्छा, उसके बाद डू नॉट मर्डर। अब ये देखें यहाँ पे अभी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आज हैं, ह्यूमन राइट्स जो आज हैं, उसमें जो हमारा पहला है राइट ऑफ लाइफ, राइट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि उस दौर में हिब्रू लॉ के दौर में भी उन्होंने इस चीज़ को कानून का हिस्सा बनाया था कि डू नॉट मर्डर, भी आप किसी को कत्ल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब मर्डर से मना कर दिया गया, मदर फादर की, पेरेंट्स की इज्जत बना दी, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। तो अडल्ट्री को भी वहाँ पे उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया था। अडल्ट्री जो है आज इसको जितना बुरा समझा जाता है, उस दौर में भी उन्होंने इसे अपने लॉ का हिस्सा बनाया था। चोरी को डू नॉट स्टील, चोरी को भी उन्होंने मना कर दिया। ये लॉ है उनका ना, डू नॉट लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने मना किया हुआ है, ये हुक्म है ना, 10 कमांडमेंट्स हैं। डू नॉट से मुराद है कि ये चीज़ें ऑर्डर हैं, ये लॉ का हिस्सा हैं, कोड है ये उनका। डू नॉट स्टील, डू नॉट लाई, झूठ से मना किया हुआ था। आज मतलब हम कुरान पाक में पढ़ते हैं झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। ठीक है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो ये देखें आपके डू नॉट लाई का कॉन्सेप्ट उस दौर से आ रहा है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, डू नॉट कवेट। तो ये जी उनकी 4 उनकी जो थी गॉड से रिलेटेड उनके कमांडमेंट हैं, और 6 कमांडमेंट उनकी मैन से रिलेटेड हैं जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हम इससे आगे आ जाएंगे ग्रीक लॉ पे, 400 BCE। ग्रीक लॉ जो है, इसमें इसकी ये जो सिविलाइजेशन है ये बड़ी और तरह की थी। इन्होंने आके फिर जो है वो मोज़िक लॉ से हट के इन्होंने एक नया अपना सिस्टम बना लिया, जो कि
इतना ज़्यादा वो सोसाइटी में बैलेंस पे बेस नहीं करता था, जस्टिस पे बेस नहीं करता था, कि इन्होंने तो बाकायदा बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए थे ना, कि इन्होंने सिटीज़न जो होते हैं, सिटीज़न में से इन्होंने वुमेन को, चिल्ड्रन को, स्लेव्स को, एलियंस का वहाँ पे जो कंसेप्ट था, उन्होंने इन सब को जो था वोट के हक से महरूम कर दिया था। इन्होंने सिटीज़न यानी कि उनको सिटीज़न से एक्सक्लूड कर दिया था कि ये लोग शहरी ही नहीं हैं। मतलब इतना इनको कमज़ोर कर दिया गया था सोशली, कि ये लोग जो है इनको सिटीज़नशिप से ही एक्सक्लूड समझा जाता था। तो जस्ट मतलब मेल्स ही वहाँ पे जो थे वो सिटीज़न थे। अच्छा, इवन के उसके आगे आप देखें कि फीमेल्स, वुमेन से रिलेटेड उनके जो कानून कितने सख्त थे, कि वुमेन ऑन ट्रायल नॉट अलाउड टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब ट्रायल पे अगर एक फीमेल है, एक वुमेन ट्रायल पे है, कोर्ट ट्रायल पे, तो वो अपने हक में बोल भी नहीं सकती थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ ड्यूटीज़ लगाई हुई थी, बड़ी सख्त किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सिटीजन्स की, कि वो वोट डालेंगे, ठीक है, जूरी का हिस्सा बनेंगे। और जूरी का हिस्सा, उस वक्त जूरी का आगाज़ यहाँ से होता है। जूरिस्डिक्शन जो आज हम पढ़ते हैं, जो जूरी है, इसका आगाज़ ग्रीक्स लॉ से होता है। ठीक है जी। तो जूरी में जाना, रन द कंट्री, कंट्री को चलाने के लिए मेहनत करना, काम करना, बिजनेस करना, ये सारी चीज़ें जो सिटीज़न थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और इस आप चूँकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वुमेन, चिल्ड्रन और स्लेव्स जो थे वो सिटीज़न से एक्सक्लूडेड थे, तो इसका मतलब है कि तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ थीं वो मेल्स की थीं, और ये मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी थी, और इसमें मेल्स ही पावरफुल थे। और जूरीज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूरीज का ओरिजिन जो है वो ग्रीक लॉ से है। इतना आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि 500 से लेकर 1501 उनके पास जो थे, 1501 इतने उनके जुरर होते थे एक कोर्ट के अंदर, इतने लोग होते थे। और वो ये समझते थे कि इतने ज़्यादा जुरर का होना एक बहुत अच्छी बात है। एक तो ये कि पब्लिक जो है, पब्लिक आके कोर्ट में बैठ रही है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो रही है लीगल प्रोसेस में और लिटिगेशन में, ठीक है, और लॉ बनाने में। और दूसरा ये था कि इतने ज़्यादा जब लोग होंगे तो करप्शन का एलिमेंट बड़ा कम हो जाता है, रिश्वत वगैरह ख़त्म हो। किस किस को बंदा, 500 या 1500 जजेस बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे किस किस को बंदा जो है वो रिश्वत दे सकता है। तो इसके बाद हमारे पास द ट्रायल ऑफ सकरात आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सकरात को आप जानते हैं, माजी की जब भी हम किसी भी तरह का कोई उठाते हैं, कोई फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें, तो उसमें से सकरात, अरस्तु, प्लेटो ये ज़रूर हमें मिलते हैं। और सकरात के हवाले से तो बड़ी फेमस चीज़ें हैं, सकरात ने क्यों जहर का प्याला पी लिया वगैरह वगैरह। तो द ट्रायल ऑफ सकरात जो है, इसमें जो था ये भी एक किस्म का बड़ा ही फ़िलोसॉफ़िकल वे में इनका कोर्ट सिस्टम था, बड़ा ज़बरदस्त था। ये इनका जो कोर्ट आवर्स थे वो 9 to 10 आवर्स पीरियड कोर्ट में इनके गुजरते थे, 9 to 10 आवर। तो ये तकरीबन 9 से 10 घंटे वहाँ अदालत में होते थे। और अदालत में होते कौन थे? 500 to 1501 जूरस, 500 से लेकर 1000, 12, 1400, 1501 जो इनके वो मतलब उनकी हो गए ना, भी एक छोटा मुकदमा है जिस तरह हमारे यहाँ चल रहा होता है जी, सिविल कोर्ट है, फिर उसके बाद सिविल जज के पास चल रहा है, फिर सीनियर सिविल जज के पास, फिर एडिशनल के पास, फिर सेशन के पास, ठीक है ना, या इस तरह आगे भी हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो इसी हिसाब से उनका भी ये सिस्टम था कि 500 थे, फिर 1000 जुरर कहाँ पे होंगे, 1200 कहाँ पे होंगे, 1501 कहाँ पे होंगे। तो ये उन्होंने इतने ज़्यादा रखे हुए थे ब्राइबरी को, जो है स्टॉप, रिश्वत को रोकने के लिए, ताकि रिश्वत कम से कम हो। इतने ज़्यादा लोगों को रिश्वत देना बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, तो यानी कि सुकरात के ट्रायल में भी इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अगर 500 और 1501 का फिगर आ रहा है जूरर्स, तो इसका मतलब है कि ये भी इन्होंने ग्रीक लॉ को ही आगे, इन्होंने उसको ही आगे लेके चले हैं ये। अच्छा, उसके बाद जूरर्स जो होते थे, उनके जो जजेस होते थे, फैसला वगैरह का उनसे ओथ लिया जाता था। वो अपने गॉड जीस का, अपोलो का वो ओथ देते थे। इसके अलावा जी उनका जो ओथ होता था वो इस बात पे होता था कि वो न्यूट्रली वहाँ पे अदालत के अंदर जो उनके फैसले वगैरह होंगे वो न्यूट्रली परफॉर्म करेंगे, वो डंडी नहीं मारेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदे के साथ दोस्ती है तो ना तो वो दोस्ती वाली साइड पे कर सकते हैं फेवर किसी की, और ना ही किसी की दुश्मनी वाली साइड पे वो डंडी मार सकते थे। नॉट फॉर एज फेवर एंड एनमिटी इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर वो दोस्ती और दुश्मनी वगैरह से न्यूट्रल होके काम करेंगे, इस चीज़ का उनका ओथ होता था। अच्छा, इसकी लीगल सिग्निफिकेंस ये है कि ये एम्फेसाइज करता है सिटीजन इन्वॉल्वमेंट पे लॉ मेकिंग में, और ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट ऑफ जूरीज वो इसमें भी है।
और राइट ऑफ एक्यूज टू बी ट्रायल बाई हिज हर पियर्स। अब इससे पहले हम पढ़ के आए कि राइट ही नहीं होता था, फीमेल्स के पास राइट नहीं था ना। इसमें ग्रीक्स लॉ के अंदर हम पढ़ के आए कि फीमेल्स को, वुमेंस को राइट नहीं था कि वो अपने इधर आके वो राइट मिल गया था। एक्यूज पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, उसके पास राइट था कि वो जाके अपना वकील कर सकता था, वो जाके अपना जो उसका वकील उसके बिहाफ पे बोल सकता था। जब उसके बाद हमारे पास रोमन लॉ आता है, रोमन लॉ के बाद जस्टिनियन लॉ आता है, और उसके बाद फ्रांस एंड नेपोलियन कोड है। अच्छा, ये ओरिजिन का जो एक सफ़र है हमने वो डिस्कस हम कर रहे हैं। रोमन लॉ जो है उनका ये था कि वो कहते थे कि लॉ मस्ट बी एज रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। वो कहते थे कि लॉ जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और उनका दूसरा ये था, उनकी इंपॉर्टेंट बात रोमन लॉ की, कि वो रोमन लॉ में था कि लॉ जो है या जो फैसला है कोर्ट का, नॉट ओनली टू बी इन द हैंड्स ऑफ जजेस, सिर्फ जजेस के हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एक जज है और वो आली नाल वो जो चाहे करेगा, तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ था रोमन लॉ। उसके बाद जनाब उन्होंने रोमन लॉ जो था उनके 12 जो टैबलेट हैं रोमन लॉ के, वो आज तक भी कंसीडर किए जाते हैं कि वो जो हमारा मॉडर्न लॉ है इसकी फाउंडेशन है। अच्छा, इसको हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रोमन लॉ पे, ग्रीक लॉ पे और इंग्लिश लॉ पे, इनकी हिस्ट्री पे पूरी एक एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फौरी बनाऊँगा इसके बाद। अच्छा, तो रोमन लॉ की आपको समझ आ गई। इसके बाद जस्टिनियन लॉ। अब जस्टिनियन लॉ जो है, जस्टिनियन नाम से ही जस्टिस का जो नाम हमारे पास आता है, जो इंसाफ का या जस्टिस की जो टर्म है, ये बेसिकली जस्टिनियन से ही हमारे पास आई है। इसमें हुआ रोमन एम्पायर को बाज़ंतीनियों ने फ़तह कर लिया, तो बाज़ंतीनी बैजेंटाइन एम्पायर जो था, तो उसने आते ही जनाब 10 आदमी जो थे, 10 आदमियों पर मुश्तमिल उन्होंने एक अपना कमीशन जारी किया, जो कि रोमन लॉ की 1600 बुक्स थी। तो उन्होंने कहा जी उसको आप पढ़ें, और उसको पढ़ के तसल्ली बख्श एक जो है नया एक हम कोड बनाएंगे, रिटन कोड, जस्टिनियन कोड उन्होंने फिर बनाया। 1600 बुक्स पढ़ी और उस कमीशन ने एक नया कोड बनाया जिसको जस्टिनियन कोड कहा गया बाद में। तो जस्टिनियन कोड जो है ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको बेसिस ऑफ सिविल लॉ कहा जाता है। ठीक है, फैमिली लॉ, सिविल लॉ वगैरह का जो आगाज़ है वो जस्टिनियन कोड से होता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर इसी पे ही बेस करती है। अच्छा, एंड पे हमारे पास ओरिजिन का जब हम एंड करते हैं, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लॉ, तो हमारे पास फ्रांस आ जाता है और नेपोलियन कोड आ जाता है। नेपोलियन कोड जो है इसको फ्रेंच सिविल कोड भी कहा जाता है। ये आज भी अमेंडमेंट फॉर्म में फ्रांस के अंदर चल रहा है। ठीक है जी, तो इसको ये जो फ्रांस का नेपोलियन कोड है, इससे काउंटर पार्ट भी रोमन लॉ का कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये दोस्तों हमारा ओरिजिन ऑफ जो लॉ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ, तो उसको हमने आज पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ग्रीक लॉ पे, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लॉ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ, तो इन पे हम नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न लॉ, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे जैसा कि हमारे सिलेबस का ये चीज़ें हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।